this class, we are going to discuss about the second unit, political and economic history. तो आज हम पढ़ेंगे राइज ऑफ महाजनपद्स। अंगुत्तारा निकाय ये एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट है जिसमें 16 ग्रेट महाजनपद्स का उल्लेख किया गया है। जो ये महाजनपद्स हैं, दे एमर्ज्ड ड्यूरिंग द वैदिक एज। तो इनका जो निर्माण स्टार्ट हुआ था वैदिक पीरियड में होना स्टार्ट हो गया था। ड्यूरिंग 6th to 4th BCE, इन दिस टाइम एग्रीकल्चर वॉज फ्लरिशिंग। तो इस टाइम पे एग्रीकल्चर जो था वो फ्लरिश होना स्टार्ट हो गया था। क्योंकि इस टाइम पे जो आयरन था उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुकी थी, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर इन लार्ज क्वांटिटी। तो जिसकी वजह से धीरे धीरे जनपद्स का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे जो जनपद्स थे वो महाजनपद्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। तो इस प्रकार से जो महाजनपद्स थे वो बनने स्टार्ट हुए। इस पीरियड को हम सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन पीरियड था वो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहाँ पे फर्स्टली हम कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। तो अगर हम सेकेंड अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो हम इस टाइम को सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से जानते हैं। पॉलिटिकल सेंटर शिफ्टेड फ्रॉम द वेस्ट ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन्स टू ईस्टर्न साइड ऑफ इट। पहले जैसे मैंने बताया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे जो पॉलिटिकल सेंटर्स थे वो वेस्टर्न इंडिया के वेस्टर्न साइड्स पे थे, बट नाउ दे वर शिफ्टिंग टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड। ऐसा क्यों था? क्योंकि ड्यू टू बेटर फर्टिलिटी ऑफ लैंड एंड आयरन अवेलेबल। जैसे कि झारखंड में आयरन बहुत ज़्यादा है और लैंड की फर्टिलिटी थी वो ईस्टर्न साइड्स पे बहुत ज़्यादा है, इंडिया के ईस्टर्न साइड्स पे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल थी वो अच्छी होती थी और रेनफॉल की वजह से एग्रीकल्चर जो है अच्छे से डेवलप होता था और सरप्लस प्रोडक्शन होता था। अब जैसा कि आप देख सकते हो मैप के अंदर, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे ये वाला पार्ट था जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, दिस पार्ट, बट नाउ इट इज शिफ्ट टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड्स, जहाँ पे इस वाले एरिया में बिकॉज ऑफ रेनफॉल एंड दी प्लेन लैंड की वजह से जो एग्रीकल्चर था उसमें सरप्लस प्रोडक्शन होनी स्टार्ट हो गई थी। सो दिस इज द रीजन कि जो महाजनपद्स थे वो भी अच्छे से डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे। अगर हम 16 महाजनपद्स की बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं? अंगा, जिसकी कैपिटल है चंपा। मगध है, ये मोस्ट पावरफुल स्टेट था जिसकी कैपिटल है राजगृह। तीसरा है काशी, इसकी कैपिटल काशी ही है। चौथी है वत्स, जिसकी कैपिटल है कौसंबी। फिफ्थ है कौसाला, जिसकी है सहरावस्ती। सिक्स्थ वन है सूरसेन, जिसकी कैपिटल है मथुरा, आज के यूपी में। पांचाल जो है उसकी कैपिटल है कंपीला। और एट्थ वन इज कुरु, जिसकी कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, आज की दिल्ली। नाइन्थ है मत्स्य, जिसकी कैपिटल है विराटनगर। 10th वन इज चेदी, जिसकी कैपिटल है सोथीवती। 11th है अवंती, जिसकी कैपिटल है उज्जैन। 12th है गांधार, जिसकी कैपिटल है तक्षशिला। 13 है कंबोज, जिसकी कैपिटल है पूंछ। 14 है अस्माक, जिसकी कैपिटल है उदाना। 5th वन इज वज्जी, इसकी कैपिटल है वैशाली। 6th वन इज मल्ल, जिसकी कैपिटल है कुशीनगर। As you can see in the map also here, like Gandhar, Kuru, Panchal, Sursen, Matsya, Avanti, Chedi, Magad, Anga, Kasi, Mall. So these are Asmak
तो ये सब यहाँ तक फैले हुए थे, कृष्णा रिवर तक। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वर मोनार्की, यानी कि जो मोस्टली जो स्टेट्स थे वो मोनार्की पर बेस्ड थे, बट सम वर रिपब्लिक्स नॉन एज गन बोलते हैं या फिर संघ बोलते हैं। रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि जो किंग था वो इलेक्टेड होता था थ्रू द पब्लिक and ruled with the help of council. So each महाजनपद had a capital city. As I told you earlier कि हर महाजनपद की एक कैपिटल सिटी भी होती थी. Most of them had fort built around them for protection from other kings. तो हमें पता है कि पहले जो महाराजा वगैरह होते थे, किंग्स वगैरह होते थे, वो एक दूसरे की टेरिटरी को लेने के लिए युद्ध करते रहते थे। तो इससे बचने के लिए जो किंग्स थे वो फोर्ट बिल्ड करते थे, यानी कि अपने जो राज्य है उसके आसपास एक तरीके से किला बना देते थे ताकि दूसरे किंग के अटैक से वो बच सकें। रेगुलर आर्मी वर मेंटेन्ड। अब प्रोटेक्शन चाहिए तो फिर आर्मी की जरूरत तो पड़ेगी। और टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे टैक्स कलेक्ट करते थे पब्लिक से, और ये जो टैक्स लगता था वो एग्रीकल्चर पे लगता था। जैसे कि 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसका 1/6 एज अ टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। इवन क्राफ्टमैन, हर्डर्स, हंटर्स एंड ट्रेडर्स वर टैक्स्ड। तो इनको भी टैक्स देना पड़ता था। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, प्लफ शेयर। अब हमें पता है कि पहले तो आयरन का यूज नहीं होता था, बस इस टाइम पे ज्यादा आयरन का यूज होने से जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन थी वो बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। तो ये चेंज एग्रीकल्चर के अंदर आया। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो लेस इम्पैक्ट ऑफ वर्ना सिस्टम। वैदिक पीरियड में जो वर्ना सिस्टम था वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता था, बट इन दिस टाइम जो सोसाइटी थी उस पर वर्ण सिस्टम का इम्पैक्ट बहुत कम हो गया। अगर हम सोशल डिवीजन की बात करते हैं तो 2 टाइप की सोसाइटी थी, जहाँ पे हु ऑन लैंड, मतलब जिसके पास जमीन थी, और जो जिसके ऊपर वो बंदे काम करते थे, लैंड के ऊपर जो बंदे काम करते थे वो। तो 2 टाइप्स की सोसाइटी आर देयर इन दिस टाइम पर। सो तो इस अगर हम बात यहाँ अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो इनइक्वालिटी यहाँ पे बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।